हेलो एवरीवन। 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, जिसमें हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा से। आज हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। इसके पहले चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे एमसीक्यू, वो भी हमने 2 पार्ट्स में 15-15 क्वेश्चन करके कंप्लीट किए थे। तो जिन लोगों ने भी पहले चैप्टर 1 नहीं देखा है, पहले वो चैप्टर 1 देख लें, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लें एंड देन चैप्टर 2 पर आए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें 3rd कैटेगरी पे हम लोग पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। ठीक है, फंजाई के बारे में जनरल चीजें हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग को पता है कि जो किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे थे, यूनिसेल्युलर थे। सबसे पहले हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा। हमने पढ़ा कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जनरली उसमें बैक्टीरिया आते हैं जो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है ना। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, प्रोटिस्टा के बारे में। उसमें हमने यूग्लिना देखा और भी कई सारे हमने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। हमने देखा था कि वो यूनिसेल्युलर हैं, लेकिन प्रोकैरियोट से एक कैटेगरी वो ऊपर आ गए हैं, एक स्टेप वो ऊपर आ गए हैं, तो वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं फंजाई। तो फंजाई जो होता है वो यूनिसेल्युलर से एक स्टेप ऊपर आके क्या हो गया, मल्टी सेल्युलर हो गया। ऑल्दो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ यूनिसेल्युलर भी होते हैं, लेकिन साथ में जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फंजाई होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्युलर होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिसेल्युलर में किसका नाम आता है, यीस्ट का नाम आता है। एंड देन इनकी डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। कई जगह, केवल एक प्लेस ऐसी नहीं होती जहाँ पर फंजाई प्रेजेंट होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे भी मॉइस्ट होती है, जहाँ भी नमी वाली जगह होती है, या वो वुड पर हो या अपने घर में हो, या कई बार हम अपने आंगन में भी देखते हैं, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे हल्का सा गीला होता है, हल्की सी नमी होती है, और मोस्टली हमें कौन से सीजन में देखने को मिलती है, रेनी सीजन में, है ना। तो इनकी मोर्फोलॉजी भी हमें कई तरह की दिखाई देती है। हैबिटेट भी इनका अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं ये। एंड देन फिलामेंटस, अब ये दिखाई कैसी देती हैं, तो फिलामेंटस शेप की होती है ये, है ना। लॉन्ग स्लेंडर शेप होता है इनका, एक्सेप्ट यीस्ट। उसके बाद हम हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या पढ़ते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। तो फंजाई जो होती है वो हमें पता है कि ये अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं करती है, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये कैसी होती हैं, हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, है ना। और हेट्रोट्रॉपिक में भी बेसिकली कौन सी होती है, ये सेप्रोफाइटिक होती है, क्योंकि ये डेड और डिके मैटर से अपना फूड लेती है ना। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक भी होती है। तो मेनली क्या देखा जाता है कि सेप्रोफाइटिक है, उसके अलावा कुछ फंजाई पैरासिटिक भी होती है। अब थर्ड क्या है, इनके बारे में जो एक खास बात है वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये लोग शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि जिसमें दो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प करते हैं, है ना। एक दूसरे को कुछ देता है, या रहने के लिए, खाने के लिए, नरिशमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, और उसके बदले में दूसरा भी पहले वाले को कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब उनके सर्वाइवल में एक दूसरे हेल्प करते हैं। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट के बारे में। ये दोनों टर्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एल्गी और फंगस ना बता के एग्जाम में फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट के फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जहां भी वर्ड फाइको आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एल्गी से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं। उसी तरह फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, माइकोबायोंट कहते हैं। ठीक है, देन सेल वॉल के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं। हमने जब बैक्टीरिया पढ़ा तब भी हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो फंगस होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये सेल वॉल वाला जो क्वेश्चन है, या फिर फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा सेप्रोफाइटिक है, कौन सा ऑटोट्रॉपिक है, ये सारे ही क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एमसीक्यूज में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों का नाम आता है, लेकिन मेनली काइटिन की बनी होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो। ठीक है, अब जब हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लाइकेन और माइकोराइजा दो नाम आते हैं। ठीक है, लाइकेन तो जनरली सब लोगों ने सुना होगा, है ना, क्योंकि लाइकेन कई बार
न्यूज़पेपर में भी हम लोग देखते हैं लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन होता क्या है, इसमें सिम्बायोटिक होते हैं दो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से, एल्गी और फंगस। ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डाला है लाइकेन का, जिसमें क्या ये ग्रीन कलर की जो हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, एल्गी है ना। अब होता क्या है, हमें ये पता है कि एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाएगी, फूड बनाएगी, है ना। तो वो क्या करती है, वो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, और उसके बदले में फंगस इसको क्या करता है, रहने की जगह देता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला है हाइफी, ठीक है। ये जो भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं आगे जाके इन्हें हम कई बार यूज करेंगे, तो इनका क्लियर होना जरूरी है। अब देखो हाइफी क्या होता है। हाइफी क्या होता है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सब लोगों ने मैगी सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा। मैगी का जो केवल एक थ्रेड होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, हाइफी कह सकते हैं। ये क्या है, फंगस का एक स्ट्रक्चर है जिसे हाइफी कहते हैं। लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है और थ्रेड लाइक दिखाई देता है। हेल्प किस में करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है ना। अब जो हाइफी होता है वो टू टाइप्स का होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लॉन्ग शेप में थ्रेड लाइक, है ना, इसके बीच में हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इन्हें हम कहते हैं सेप्टा। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टा। वॉल लाइक ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जिस भी हाइफी में ये सेप्टा प्रेजेंट होते हैं या वॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइफी। और इसका जस्ट अपोजिट जिनमें ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे, एसेप्टेट हाइफी, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो डायग्राम डाले हैं, ये देखो यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एकदम स्लेंडर जैसे, तो इन्हें क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। तो हाइफी में हमने दो चीजें पढ़ी है, सेप्टेट और एसेप्टेट। इसके अलावा एक और टर्म क्या है, सिनोसाइटिक हाइफी। सिनोसाइटिक हाइफी जहां भी वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है कि ये मल्टी न्यूक्लियस से रिलेटेड है। देखो अभी हमने पढ़ा सेप्टेट और एसेप्टेट, एक में वॉल्स थी एक में वॉल्स नहीं थी। अब बिल्कुल उसी तरह एसेप्टेट यहाँ पे हाइफी दिखाई दे रही है, इसमें वॉल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉल्स से मतलब नहीं है, यहाँ पे किससे है, न्यूक्लियस से। तो अगर किसी भी हाइफी में मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, सिनोसाइटिक हाइफी, ठीक है। यही लिखा है, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब एक और टर्म है क्या, माइसीलियम। तो अभी हमने एक बात बोली कि मैगी का जो एक थ्रेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइफी, मतलब सिंगल थ्रेड अगर है तो हम उसे हाइफी कह रहे हैं। लेकिन अगर मैगी का मैं 10 से 12 करके एक गुच्छा उठाती हूँ तो मैं उसे क्या कहूंगी, हाइफी नहीं कहूंगी, मैं उसे कहूंगी माइसीलियम। तो सिमिलरली फंगस में हाइफी का अगर नेटवर्क प्रेजेंट है, अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कई सारे हमें हाइफी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। अब इन चीजों को एक एक करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जब और चीजें पढ़ेंगे तो उनमें ये टर्म्स यूज होंगे। तो अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो वो चीजें एक ही बार में समझ में नहीं आ पाएगी। तो पहले अच्छे से 2-3 बार इन चीजों को पढ़ लें ताकि पहले ये चीजें दिमाग में बैठ जाए, है ना। क्योंकि बेसिक रूट वर्ड्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे की चीजें बेहतर ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। अब क्या है, हमें पता है कि हमने जब बैक्टीरिया पढ़ा था तब भी हमने बात की थी कि कुछ बैक्टीरिया न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। उसी तरह जो फंजाई है वो भी कई फंजाई हार्मफुल होती है। जैसे अभी कई सारे फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम लोग इन दिनों सुन रहे हैं, जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, कई सारे आ रहे हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा फंगस बेनिफिशियल रोल भी प्ले करते हैं। जैसे यीस्ट है ना, वो ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में यूज होती है। उसके अलावा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी है। एंटीबायोटिक्स से क्या मतलब, जो भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं उनमें भी फंजाई का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलियम, है ना। लेकिन इसके अलावा क्या, इसका हार्मफुल रोल क्या है, जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं उनमें व्हाइट स्पॉट जो देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो फंगस होता है, ठीक है। तो दोनों तरह के रोल ये प्ले करते हैं, कभी बेनिफिशियल भी होते हैं कभी हार्मफुल भी होते हैं। ये है पेनिसिलियम, ठीक। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जनरल चीजें देखी फंगस के बारे में कि वो यूनिसेल्युलर कौन सा है, यीस्ट है, मल्टी सेल्युलर मोस्टली फंगस होते हैं। उसके बाद
हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक में भी मेनली क्या सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, जनरल बातें थी। अब पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन के बारे बाद हम पढ़ेंगे कि फंगस को जो डिवाइड किया है वो किस बेस पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखो, रिप्रोडक्शन जब भी हमने प्लांट्स में पढ़ा या एनिमल्स में पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और वेजिटेटिव भी होता है। तो तीनों का जो बेसिक है वो तो हमें पता है कि सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एसेक्सुअल में किस तरह होता है और वेजिटेटिव में किस तरह होता है। तो यहाँ पे भी फंगस में भी तीनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम वेजिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और फिजन, तीनों तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखा जाता है। होता क्या है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, अगर 10th में सब लोगों ने पढ़ा है तो सबको बहुत अच्छे से पता होगा बडिंग में क्या होता है। बडिंग में हम लोगों ने हाइड्रा के एग्जाम्पल में देखा था। क्या होता है यहाँ पे कि हाइड्रा की बॉडी पर एक छोटी सी बड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली ये बड जो होती है इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एक पॉइंट पर ये अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है और एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेती है। तो इसे क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब होता है एक टुकड़ा, पीस। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सिमिलरली एक सेल बॉडी होती है जो एक सेल बॉडी से दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, तो उसमें उसे सिंपली क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसमें किसका एग्जाम्पल पढ़ा था ये आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है। फिजन में तो जनरली हम बाइनरी फिजन पढ़ते हैं जिसे हम अमीबा में पढ़ते हैं, ये भी सभी को पता होगा कि क्या होता है, फिजन मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, अब फिजन में बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। बाई मतलब 2, जिसमें एक सेल बॉडी जिसमें एक पेरेंट सेल बॉडी दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और मल्टी फिजन में क्या होता है, जिसमें एक सेल बॉडी कई सारे मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब है एसेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल मोड में देखो, अब इसे याद कैसे रखना है, थोड़ा सा ही अजीब लगेगा। एसेक्सुअल मोड जो होता है यहाँ पर केवल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें करना क्या है, पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि एसेक्सुअल मोड है और उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। अब हमें क्या करना है, तीसरी बात, स्पोर्स के नाम याद रखना है, और स्पोर्स के नाम याद रखने के बाद किस तरह के स्ट्रक्चर में से स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये याद रखना है, बस इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना। तो यहाँ पे 3 तरह के स्पोर्स हम लोग देखते हैं, एक तो है कोनिडिया स्पोर, एक है स्पोरेंजियो स्पोर और एक है जू स्पोर। ठीक है, इन तीनों के नाम याद हमें करना है। अब यहाँ पे देखो 3 डायग्राम है, ये है कोनिडिया स्पोर जो राउंड शेप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, और दूसरा ये कि किस तरह के स्ट्रक्चर से ये निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के स्ट्रक्चर से जो निकल रहे हैं ना वो क्या है, कोनिडिया स्पोर है। इन सबको क्या बोला है, कोनिडियोफोर बोला है, और इनको कोनिडिया बोला है। बिल्कुल उसी तरह स्पोरेंजियो स्पोर की अगर बात करें तो ये है पूरा क्या, देखो ये है स्पोरेंजियो स्पोर जो बॉल शेप में दिखाई दे रहा है, राउंड शेप में, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। तो जब ये स्पोरेंजियो स्पोर बर्स्ट होगा तो ये सारे स्पोर्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, और जब ये बाहर आकर ग्राउंड पर टच करेंगे, जब ये बाहर आकर ग्राउंड पर टच करेंगे तो ये अगेन क्या बना लेंगे, फंगस, फंजाई बना लेंगे। और नेक्स्ट है जू स्पोर, सिमिलर प्रोसेस इसमें होती है। तो क्या करना है, इसमें हमें स्पोर्स के नाम याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, सेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड में 3 तरह के स्पोर्स पढ़ते हैं हम। देखो स्पोर्स के नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि इस सेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड दोनों में ही स्पोर्स यूज हो रहे हैं। अब कौन से स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और कौन से स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये अलग अलग रहना चाहिए। तो इसीलिए सेक्सुअल मोड में कौन कौन से स्पोर होते हैं, ओ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर। और उधर क्या पढ़ा हमने वो हमें अलग याद रखना है। अब ये सेक्सुअल मोड में स्पोर्स काम आते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्टेप है क्या, स्टेप बाय स्टेप किस तरह रिप्रोडक्शन हो रहा है ये चीज़ अब हमें पढ़नी है। तो स्टेप्स देखते हैं। देखो केवल 3 स्टेप हमें यहाँ याद रखनी है। एक तो है प्लाज्मोगेमी, एक है प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी के बारे में। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें बस याद रखना है।
अब अगर बेसिक सब लोगों को पता है 10th तक का, तो वो ये आराम से समझ जाएंगे, है ना। कैरियो का मतलब क्या है, कैरियो वर्ड जहां भी आ रहा है मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है। प्लाज्मो वर्ड जहां भी आ रहा है मतलब प्लाज्मा, मतलब कि साइटोप्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है। देखो अब होता क्या है, क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म वर्ड हम कम सुनते हैं, हम अधिकतर क्या सुनते हैं, साइटोप्लाज्म सुनते हैं। तो देखो दो स्ट्रक्चर से समझते हैं यहाँ। एक तो हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, एक है हमारी सेल और उसके अंदर हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, और एक है हमारे पास ये स्ट्रक्चर जिसमें अंदर की तरफ न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखो एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये वाला सेल जिसमें क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक। ये क्लियर हुआ। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अब जब इस तरह की दो सेल आपस में फ्यूज करती है, यहां बनाते हैं, जब इस तरह की दो सेल आपस में फ्यूज करती है जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सेल तो फ्यूज हो गई, सेल तो फ्यूज हो गई, लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, ओके। तो ये है हमारा पहला स्टेप और ये है हमारा दूसरा स्टेप जिसे हमने प्लाज्मोगैमी का नाम दे दिया। अब थर्ड में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं इन दोनों का फ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा, फ्यूजन हो गया, इसे क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कह देंगे। ये है हमारी थर्ड स्टेप। अब क्या होता है, ये क्या बन गई, हमारी फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है, वो ऐसे समझ में आएगा कि अभी हमारे यहाँ पे ये जो दो सेल थी ये हैप्लॉइड नंबर में थी, ये हैप्लॉइड थी दोनों, ठीक है। और यहाँ पे जब दो सेल एक साथ फ्यूज हुई तो ये डिप्लॉइड हो गई, लेकिन जब यहाँ पर मियोसिस होगा तो अगेन यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बन जाएगी और फिर ये क्या करेगी, स्पोर्स फॉर्म करेगी इस तरह, ठीक है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सेल दिखाई दे रही हैं, एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, ठीक है। दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, दोनों हैप्लॉइड है। अब दोनों सेल क्या हुई, फ्यूज हुई, तो यहाँ पे इसे क्या बोल दिया हमने, यहाँ पे हमने इसे बोल दिया प्लाज्मोगैमी। क्या बोल दिया इसे, प्लाज्मोगैमी बोल दिया, ठीक है। प्लाज्मोगैमी होने के बाद एक सेल में हमारे पास दो न्यूक्लियस है, ठीक है, एक सेल में हमारे पास दो न्यूक्लियस है। इस फेज को हमने एक नाम दिया है डाइकैरियोन। क्या नाम दिया है, डाइकैरियोन, डाइकैरियोन। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे जाके ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर जाकर फ्यूज हो गए, इसे क्या कहेंगे, कैरियोगैमी। क्या कहेंगे इसे हम, कैरियोगैमी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है फ्रूटिंग बॉडी बन गई है, इस फ्रूटिंग बॉडी में फर्दर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद ये डिप्लॉइड सेल जो है, ये हमारी डिप्लॉइड सेल है, ये अगेन हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है और स्पोर्स फॉर्म करती है, और वही स्पोर्स आगे जाके क्या करते हैं, नई फंगस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ एक बार और समझते हैं, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड एंड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। अभी हमने पहले यही पढ़ा कि क्या दो सेल थी जो कि हैप्लॉइड थी, जब दोनों में फ्यूजन हुआ तो फिर ये कैसी बन गई, एक डिप्लॉइड सेल बन गई। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज N+N दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स। क्या बोला यहाँ पे इन्होंने कि फंगस की जो कैटेगरी है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनमें क्या होता है, इनमें एक स्टेज ऐसी आती है, केवल इन दोनों में एक स्टेज ऐसी आती है जब यहाँ पर दो जो हैप्लॉइड सेल हैं
वो दोनों फ्यूज होती हैं और फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉइड सेल बनाती हैं। लेकिन उस डिप्लॉइड सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन वो दोनों फ्यूज ना होकर कुछ टाइम के लिए अलग अलग रहते हैं। अभी हमने पहले यही पढ़ा है, देखो अभी हमने पहले यही पढ़ा है। यहाँ पे दो सेल थी, दोनों सेल पहले फ्यूज हुई, एक सेल बन गई, एक सेल बन गई। यहाँ सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस अभी भी यहाँ पर अलग अलग है। तो इस स्टेज को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या कहते हैं? डाइकैरियोन कहते हैं। यही बात उन्होंने बोली है उधर यहाँ कि उसे क्या कहते हैं? डाइकैरियोन कहते हैं। और उस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। बस टर्म्स हमें याद रखने हैं। आगे क्या लिखा है? द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी के बारे में हमने बात कर ली। इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं? मियोसिस को कहते हैं। जिसमें डिप्लॉइड सेल अगेन टूटकर हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे अगेन स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं और स्पोर्स छोटे छोटे वो तो हैप्लॉइड नंबर में ही होंगे। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन अकर्स फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। वेजिटेटिव पढ़ लिया, एसेक्सुअल पढ़ लिया, सेक्सुअल पढ़ लिया। अब क्या है? डिवीजन हमें पढ़ना है। अब डिवीजन जब पढ़ते हैं तो डिवीजन क्यों कर रहे हैं? जब हमने आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन देखा था या 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे, तो हमने वहां पर एक बात डिस्कस की थी कि इस बेस पर हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। हमने बात की थी कि सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ठीक है, किसी का जो मोड है, जैसे फूड का जो मोड है फूड लेने का, जैसे किसी का ऑटोट्रॉफिक है, किसी का हेट्रोट्रॉफिक है, कि कोई सेप्रोफाइट है, तो उस बेस पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग डिवाइड किया था। बिल्कुल उसी तरह फंगस को भी कुछ बेस पर हम डिवाइड करते हैं। किस बेस पर डिवाइड करते हैं? देखो, पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम क्या है? बात की थी ना, मैगी का अगर हम एक बंच उठाते हैं तो वो पूरा माइसीलियम है। तो वो माइसीलियम किस तरह का दिखाई दे रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह है, उस बेस पर हम फंगस को डिवाइड करते हैं। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर यहाँ पर मेन है, तो स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह हो रहा है? सेक्सुअली हो रहा है या एसेक्सुअली हो रहा है या वेजिटेटिव फॉर्म में हो रहा है, उस बेस पर फंगस को डिवाइड करते हैं। और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म। फ्रूटिंग बॉडी किस तरह फॉर्म हो रही है, तो इन तीनों बेस पर हम क्या करते हैं? फंगस को डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने चारों कैटेगरी को यहाँ एक साथ लिखा है, इसलिए ताकि एक ही बार में इनमें जो डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ लें, तो जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर डिफरेंस हम दो चीज़ों में देख रहे हैं। पहली क्या? माइसीलियम, और दूसरा सिनोसाइटिक। हर जगह माइसीलियम के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो, हर जगह माइसीलियम है। तो ये जो तीन कैटेगरी है कौन कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इन चारों के नाम हमें याद करने ही पड़ेंगे। अब देखो, फाइकोमाइसिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब क्या है? एसेप्टेट का मतलब है कि ये है, और इनमें ये सेप्टा यहाँ जो होते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट यहाँ नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली ये कैसा है? एसेप्टेट है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है माइसीलियम में। सिनोसाइटिक मतलब कि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये हो गया सिंपली। एस्कोमाइसिटीज जब पढ़ते हैं तो इसमें माइसीलियम की बात करते हैं तो वो ब्रांच होता है। अभी ये ब्रांच नहीं दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो होगा ये इस तरीके से ब्रांच भी होगा। ये ब्रांच है, तो ये माइसीलियम ब्रांच हो गया। और सेप्टेट है, इसका मतलब इसमें सेप्टा भी प्रेजेंट है, तो ये सेप्टा प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली। फिर बेसिडियोमाइसिटीज में क्या पढ़ते हैं? माइसीलियम ब्रांच है, ये अगेन ब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये भी ब्रांच्ड हो गया। फिर उसके बाद सेप्टेट है, ये भी सेप्टेट हो गया। और यहाँ पे ड्यूटेरियोमाइसिटीज में भी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच है, मतलब सिमिलरली यहाँ भी वही चीज हो रही है। तो यहाँ पे अलग कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है? फाइकोमाइसिटीज में है केवल कि वो उसका माइसीलियम एसेप्टेट है, मतलब सेप्टा भी उसमें प्रेजेंट नहीं है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है।
ठीक है, आई होप एक ही स्लाइड में ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब इन चारों के में इनके अलावा भी थोड़ी थोड़ी चीजें हमें और पढ़नी है, जस्ट रीड करना है, तो हम एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। जो मेन चीज थी वो हमने यहाँ पढ़ ली। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। देखो माइसीलियम एसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये वाली चीज क्लियर है। अब इनके बारे में जनरल रीडिंग करनी है बस। क्या कि फाइकोमाइसिटीज जो फंगस है वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहती है। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि मॉइस्ट प्लेस पर रहती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, डिकेइंग फूड, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, वही बात बोली है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब सभी को पता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऑब्लिगेट मतलब जरूरी है इनको दूसरों के ऊपर रहना, इनका काम ही नहीं चलता है होस्ट सेल के बिना। ठीक है, तो प्लांट्स पर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, फाइकोमाइसिटिस में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के बारे में पढ़ते हैं। तो जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते। अब स्पोर्स की जब हम बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि स्पोर फॉर्म किस तरह हो रहे हैं, उस बेस पर भी डिवीजन किया था। तो यहाँ देखो स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडो वर्ड जहाँ भी आ रहा है ना, एंडो वर्ड जहां भी आ रहा है इसका मतलब है अंदर की तरफ, और एक्सो वर्ड जहां भी आ रहा है मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, स्पोरेंजियम में। देखो यहाँ ये है स्पोरेंजियो स्पोर है, यहाँ स्पोरेंजियम ये है। तो जो स्पोर्स है ना वो अंदर की तरफ यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं। ठीक है, जाइगोस्पोर से क्या मतलब है, जब फ्यूजन होता है टू गैमीट्स का तो उसे जाइगोस्पोर कहते हैं। ठीक है, केवल रीड करने वाली चीजें थी ये। अब जब एग्जाम्पल इसमें देखते हैं तो 3 एग्जाम्पल देखते हैं, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड जिसे राइजोपस कहते हैं, और एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंगस होती है मस्टर्ड के ऊपर उसे कहते हैं एल्ब्यूगो। ठीक है, अब देखो एस्कोमाइसिटीज, जो एस्कोमाइसिटीज है वो सैक फंजाई होती है। सैक का मतलब क्या, बैग लाइक स्ट्रक्चर या थैला। ठीक है, यूनिसेल्युलर में यीस्ट का नाम आता है, सेक्रोमाइसिस का नाम आता है, और मल्टीसेल्युलर में पेनिसिलियम का नाम आता है। ये याद रखना है कि पेनिसिलियम जो है वो एस्कोमाइसिटिस कैटेगरी में आती है। ठीक है, हमें पता है सेप्रोफाइटिक होती है, हाँ पता है, डीकम्पोजर होती है पता है, पैरासिटिक होती है, और कॉप्रोफिलस होती है, मतलब कि ये डंग के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, जनरल सी बातें हैं, केवल याद करने वाली चीज है। फिर उसके बाद एस्कोमाइसिटीज में हमने ये पढ़ चुके हैं कि माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। उसके बाद जो एसेक्सुअल स्पोर्स इसके होते हैं उसमें कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनसली। अब अभी मैंने बताया कि एक्सोजीनसली मतलब क्या, देखो ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, अंदर की तरफ प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, बाहर की तरफ हो रहे हैं, इसका मतलब एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम जिसे कोनिडियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब जब ये कोनिडिया प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये जर्मिनेट जब होंगे ना तो फिर ये अगेन क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। माइसीलियम समझ में आ गया ना, पहले ही बोला था कि एक एक वर्ड अगर क्लियर है तो वो आगे जाके क्या होगा, आगे की चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज में ही। तो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्काई। एस्कोस्पोर होते हैं जिन्हें हम, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं एक सैक लाइक स्काई में। सैक लाइक मतलब क्या, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एस्काई कह रहे हैं, और इसको सिंगुलर में हम क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं। इन वर्ड्स को याद करना जरूर थोड़ा जरूरी है क्योंकि इन वर्ड्स के थ्रू भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called the ascocarps। यही एस्काई जो होते हैं वो अलग अलग अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज जिन्हें क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस और क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, जिसमें न्यूरोस्पोरा जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज कई बार हमें बायोकेमिकल फील्ड में और जेनेटिक वर्क में भी देखने को मिलता है। इसके कई सारे मेंबर्स जो होते हैं वो मोरल बफल्स की तरह यूज होते हैं और एडिबल होते हैं। मोरल बफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, जो काय के मेंबर है न्यूरोस्पोरा।
कंसिडर्ड डेलिकेसीज, डेलिकेसीज मतलब खाने की चीज़ों में भी इन्हें यूज़ करते हैं। फिर बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पढ़ चुके हैं कि माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। इसमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ठीक है, ग्रो करते हैं ये सॉइल में ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। जनरली ट्री पर देखने को मिलती है फंजाई एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट, हमेशा पैरासाइट की तरह तो रहते ही हैं। एग्जाम्पल है इसका रस्ट और स्मट। इसके अलावा एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें ये बात हमें याद रखनी है, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन हम इनका देखते हैं तो इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और जीनोटाइप्स, मतलब प्लाज्मोगेमी इसमें हो जरूर रहा है लेकिन वो गैमेट्स का नहीं हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन उसमें नहीं हो रहा है, उसमें जो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स है उनका फ्यूजन हो रहा है। फॉर्म्स डाइकैरियोटिक राइज टू बेसिडियम, डाइकैरियोटिक फॉर्म्स होते हैं इसमें जो बेसिडियम को प्रोड्यूस करते हैं आगे जाके। ठीक है, आगे पढ़ें। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस, कैरियोगेमी भी होता है इसमें, मियोसिस भी होता है। बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, जो बेसिडियम होते हैं वो 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। ठीक है, अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं बेसिडियम पर। इसी बेसिडियम को हम बेसिडिया भी कहते हैं, जो अरेंज होती है फ्रूटिंग बॉडीज में, और इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। ये जो भी वर्ड्स मैंने लिए हैं ये एनसीईआरटी में से ही लिए हैं, बस शॉर्ट में इसलिए लिखे हैं ताकि पॉइंट टू पॉइंट लिखें तो चीजें हमें थोड़ा शॉर्ट में ही याद रहे। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कॉमन मेंबर्स हैं कुछ इसके। एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं, अस्ट्रेलेगो स्मट, और पुसीनिया रस्ट फंगस। अब लास्ट है हमारा ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ठीक है, इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इस नाम से हमें इसे याद रखना है। इसमें ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज नॉन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही इसमें हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर इसमें सेक्सुअल स्टेज कहीं देखने को मिलती है, वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरियोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। लेकिन अगर इसमें इस तरह की कोई सेक्सुअल स्टेज देखने को मिलती है तो फिर हम उसे किस में मूव कर देते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर जिसे कोनिडिया कहते हैं, इनका माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट और ब्रांच होता है। इसके कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ डिकम्पोजर होते हैं, जो कि यूज होते हैं ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। Some examples are Alternaria, Coledotrichum and Trichoderma। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज? हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने बात की फंजाई के बारे में जिसमें हमने उसकी जनरल चीजें देखी, फिर हमने बात की उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, किस तरह वो डिवाइड हो रहा है, किस बेस पर हमने उसे डिवाइड किया है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट था। अब हमारा जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग वायरस डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके जो भी एमसीक्यूज हैं जो मोस्टली एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में, और जिन टॉपिक से जिन पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू में। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के वो उन लोगों तक टाइम से पहुंच जाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।